हाँ, थ्रेट्स तो आते रहते हैं, बट कुत्तों का काम है भौंकना। मैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा जुल्म और सितम से गुजरे है एक वो माँ जिसने बेटे को लखते जिगर को खोया है, वो जानेगी। माशाल्लाह हमारा कश्मीर तो बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत ग्रो। फायर करने से वो सोचते हैं अगर इसको गोली का शिकार बना दे तो हमें आर्मी जल्दी ना आ जाए या पुलिस जल्दी ना पहुँचे, तो उसको वो सीधे ही गला काट देते हैं। आज हमारे साथ यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद और कश्मीर के विकास पर बात करने वाली तस्लीमा कश्मीरी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने यूएनएचआरसी में अपनी बात रखी और बताया कि कैसे पीओजे और कश्मीर में इतना बड़ा अंतर है, कैसे पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में आकर दहशत फैलाते हैं। तो आज न्यूज रूम में इनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने यूएनएचआरसी में अपनी बात रखी और आप उसके बाद सीधा भारत आई हैं, तो हमने सोचा कि आपसे पूछा जाए कि आपका अनुभव कैसा रहा? यूएनएचआरसी में क्या-क्या बात हुई? विस्तार में बताइए क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो बिहाइंड द कैमरा भी हुई हों। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी यही रिलेटेड बातें हुई। बेशक मैंने अपनी कश्मीर की उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट किया है, लाखों और करोड़ों अपने कश्मीरी कौम की आवाज़ बनकर वहाँ पर गई, जो हमारे मुस्लिम रिलीजियस से है, हिंदूज़ है, पंडित है, सरदार लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन है, व्हाटएवर जितने भी रिलीजियस के लोग हैं, वो हमारे जमहूरियत है, उन सब की आवाज़ लेके वहाँ पर गई हूँ मैं, उनकी फरियादें और वहाँ पर उनके लिए आवाज़ बुलंद की है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। जो उनके साथ एट्रॉसिटीज़ हुई है, जितना उनके साथ पाकिस्तान के टेररिज्म ने खेल खेला है आज तक, बहुत ही ज़्यादा जुल्म और सितम से गुजरे है एक वो माँ जिसने बेटे को लखते जिगर को खोया है, वो जानेगी। बड़ा पाल पोस कर कैसे उसने उस पर मेहनत की, बड़ा करने में लास्ट में उसका था अब ये बच्चा मेरी खिदमत करेगा, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसको आतंकवाद अपना गोलियों का शिकार बना देते हैं। तो इतना जब सब कुछ आप बोल रही थीं, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग थे, आपको ऑफ द कैमरा कुछ कह रहे थे कि आप इस तरह की बातें कर रही हैं? शर्मनाक थे, शर्मनाक थे। हाँ। हाँ, उनको शर्मिंदगी फ़ील हो रही थी कि अगर टेररिस्ट लोग वहाँ पर जाके कश्मीर में जाके ये नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते आप लोगों के साथ हुआ है ज़ुल्म-ओ-सितम, अगर वो ऐसा नहीं करते, शायद आप आज इस बड़े मंच पर वो बात नहीं करते। मुझे बताइए, कश्मीर को लेकर जो नैरेटिव पाकिस्तान बनाता है और आपने यूएनएचआरसी में जो पाकिस्तान के धागे खोले हैं, उसको देखकर धमकी-वमकी आई क्या कि आप जो है हमारे बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं, आतंकियों के बारे में आपने बोला, आपने टारगेट किलिंग्स के बारे में बोला। हाँ, थ्रेट्स तो आते रहते हैं, बट कुत्तों का काम है भौंकना। मैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी धरती के लिए काम कर रही, अपनी कौम के लिए अपनी जम्मू एंड कश्मीर की कौम को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा हौसला बुलंद है। मेरा हौसला बुलंद है, मैं इन चीज़ों से नहीं डरती हूँ। कोई मुझे कहे कि आप मेरी आइडियोलॉजी पर चले, आप इस सच्चाई की आवाज़ को दबा दें, ऐसा हो नहीं सकता। जो मैंने बचपन से लेके आज तक देखा है, मैं वही सच्चाई बयान करती हूँ। मेरे साथ जो क्लासमेट पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप को खोया है, फिर उनकी पढ़ाई भी स्टॉप हो गई है, मैं उन दर्दों को नहीं भूल सकती हूँ जो हमारी कश्मीर के भाई-बहनों के साथ ज़ुल्म हुआ है, जिन्होंने अपने लाडले खोए हैं। तो मुझे उनकी दर्द ये आवाज़ कहला रही है, ये उनका वो दर्द मेरे दिल में है। तो तब जाके मैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ कि उनके लिए इंसाफ होना चाहिए। कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर दुनिया का हर देश बात करना चाहता है। बहुत अ, कहते हैं कि गर्म टॉपिक है ये। यूएनएचआरसी में एक कश्मीर की लड़की जाकर कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद की बात करती है। क्या है कश्मीर में? किस तरह से आतंकवादी जो हैं कश्मीर को अपना शिकार बना रहे हैं? आप बताइए क्योंकि आप वहाँ पर लोगों के लिए काम कर रही हैं। अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताइए कि जब आपका सामना आतंकवादियों से हुआ, जब आप लोगों की मदद करती हैं, किस तरह के केसेस मिलते हैं? किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी जो हैं कश्मीर में दहशत फैलाते हैं? एक्चुअली जब मैं छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी, उस दिन बहुत ही ज़्यादा दौर था आतंकवादी का। समझो जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी, तो
जब मैं 6th में चढ़ी तो आतंकवाद का ये रोल रहा कि उन्होंने वहाँ लोगों को मार-धाड़ शुरू कर जो मैंने अपनी आँखों से देखा है। एक हो गया जो मैंने सुना है 90 से लेके होके चला आया है, सारे रिलीजियस के लोगों के साथ उन्होंने किया है। लेकिन एट द एज ऑफ 14-15 ईयर्स से मैंने देखा है अपनी आँखों से कि किस तरह से आतंकवादी कश्मीरी लोगों का शिकार बना रहे थे। मौत, मुझे लगे कि मौत के सौदागर है वो। उन्होंने इस हर कंट्री में वो इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे थे, जो इस्लाम के नाम पर वो लड़ना कर लोगों को बोलते हम जहाद कर रहे थे। कौन सा जहाद था वो? हमारा इस्लाम तो बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं देता है कि आप कत्ल गारत करो, आप बेगुनाह किसी को मार डालो। आते तो थे वो पार से चोरी की तरह, कोई परमिशन लेके, कोई वो वाहवाही का काम करने तो नहीं आ रहे थे। उनको हमारे कश्मीर के लोगों का खून चाहिए था और कुछ नहीं। तो वो तो कहते हैं इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, कौन सी इस्लाम? मुझे बताइए किस कुरान में, मुझे बताइए। आप किसी भी मुफ्ती के पास चलो, अगर मुझे उतनी इस्लामिक में वो नहीं हो, किसी भी मुफ्ती के पास आप जाके देखो, वो बयान करे कि हमारे इस्लाम में ये है कि किसी को मार डालो, किसी भी मज़हब के, किसी की मज़हब को हमें मारने का वो नहीं आदेश देता हमारा इस्लाम। तो हमारा इस्लाम हर एक को हेल्प करने का है और अपनी फैमिली पालने को जहद कहता है। ये नहीं कहता कि किसी के पीछे जाके उसको मार डालो तो वो जहद है। लेकिन पहली बार आपका आतंकवादियों से सामना कब हुआ? और जब आप पहुँचती हैं किसी की मदद करने के लिए, तो फ़ोन कॉल्स तो आते होंगे कि इसकी मदद मत करो वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। ये 2022 से थ्रेट्स आना शुरू हो गए थे कि आप लोगों के लिए ऐसे काम करना छोड़ दो जिस रास्ते पर आप हो, गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर हो। और उस टाइम भी पहले वो मुझसे मिलने की डिमांड कर रहे थे, मगर मुझे नहीं तब पता था पाकिस्तान का कोड क्या है और ये आतंकवाद मुझे कॉल कर रहा है। तो फिर उसने बताया कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो ये। मैंने बोला आप कौन हो? उसने मुझे बहुत सारी कॉलर्स की, मैसेज की, प्लीज़ कॉल बैक मी, कॉल बैक मी। तो मैंने इसको लिखा आप कौन है? तो उसने मुझे लिखा मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ का। उसने मुझे लिखा यू आर ए वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ J&K। तो मैंने बोला आप है कहाँ से? बोला मैं प्रोफेसर हूँ, आई एम फ्रॉम अनंतनाग, साउथ कश्मीर। तो मैंने अब उसकी बहरहाल कॉल बैक किया उसको। तो कॉल बैक करते समय वो मुझे ये सब कहने लगा आप गलत ट्रैक पर हो, हट जाइए वो। तो साथ में ये भी कहना किसी से कहना नहीं, ये बातें शेयर नहीं करना वरना मैं मर जाऊँगा, फिर मेरे जो साथी है वो आपको नहीं छोड़ देंगे। मगर मैं उसको यहाँ से बोल रही थी आप ट्रैक करना चाहते हैं अकाउंट, आपको इंटरनेट नंबर है, मुझे पता है। मुझे दूसरा माइंड में था, मुझे नहीं पता था ये कोई वो मेरा फर्स्ट वो रहा। तो फिर जब मैंने इसको कॉल घुमाया, पुलिस स्टेशन अपने एसएचओ साहब को कॉल की, मैंने बोला कोई लड़का मुझे अजीब-अजीब सी धमकियाँ दे रहा था, बातें कर रहा था, नंबर मगर कुछ नट टाइप का मुझे लग रहा है। उसने बोला ज़रा स्क्रीनशॉट उठाओ तो मुझे सेंड करो। जो ही मैंने स्क्रीनशॉट्स उठा के सेंड उसको किए, बोला ये तो पाकिस्तान से आपको कॉल है, पाकिस्तान नंबर है, वही का कोड है। तो उतने में ही उसने मेरे को डिलीट मारी थे वो मैसेजेस, मगर मैं स्क्रीनशॉट्स ले चुकी थी और मैं वो सेंड भी फॉरवर्ड भी कर चुकी थी। उसने फिर प्रोफाइल भी बदल डाला था अपने, उसका चेंज करा। तो मुझे हँसी फिर आ रही थी, देखो धमकी देने वाला भी कितना वो है, थ्रेट देने वाला कि एक ही दम में ये खुद ही डर गया। तो वो मेरा फर्स्ट वो रहा, बट मैं नहीं कभी भी उनसे डरी हूँ। फिर बोलते रहे ये वो, आप क्यों ऐसा करते, ऐसे काम पर क्यों चलते। कभी सामना लेकिन नहीं हुआ? नहीं, वैसे सामना नहीं हुआ। मैं तो राही हक पर हूँ, मैं तो अपनी कौम की आवाज़ बुलंद करती हूँ और उनके साथ जो हुई, उनकी बीती हुई वो कहानियाँ, दर्दनाक कहानियाँ सुनाती हूँ जो उनके साथ हुआ है, उनकी इंसाफ के लिए डिमांड करती हूँ। तो ऑब्वियसली हम कैसे उनको सपोर्ट करें, वो हमारे कश्मीर में नहीं सिखा सकते हमें, हम उनकी गाइडलाइंस पर बिल्कुल भी नहीं चल सकते। वो हमारे कश्मीर में आके हमें सिखाए कि आपको कैसे चलना है। वो हमें पता है हमें अपने कश्मीरियों के लिए कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे डेवलपमेंट देनी है, कैसे अपने कौम का ख्याल रखना है। तो कश्मीर के लड़के कैसे आतंकवाद पे चले जाते हैं? उनको कैसा क्या कह देते हैं वो कि वो जो है बंदूक उठा लेते हैं? ऐसा ऐसा कौन-सा मंतर है जो वो फूँक देते हैं, कह देते होंगे कि चलो हमारे साथ? एक्चुअली ये बंदूक ना एक टाइप का वो नशा होता है, ठीक है? वो उनको ना गाइड करते हैं। अगर आप
ये बनोगे, इस ये जहाद मतलब वो मिसगाइड इस्लाम के रिलेटेड आप जहाद करो, आप लड़ो अपने इसके लिए, हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना है। जुल्म तो हमें वो कर रहे हैं जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जुल्म तो हमें टेररिज्म कर रहा है उधर आके। मुझे बताइए, हम सुकून की चैन से हम ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान से आके हमारी धरती में घुसने की और कदम रखने की? किस हैसियत से वो कदम रखते हैं हमारी धरती पर? उसका जवाब तो दे। हम तो अपनी धरती में काम कर रहे हैं, हमारी अपनी कंट्री है, हमें जैसे लगे, हमें जैसे उठे बैठे, हमारा अपनी धरती है, हम अपने लोगों के लिए काम करें। बट वो किस हैसियत से हमारी इसमें कदम रखते हैं? आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, ये घाटी के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है? अगर ये नहीं होते तो शायद आज कश्मीर और ऊपर गया होता और बहुत ज़्यादा इन्होंने हर कंट्री को तबाह व बर्बाद करके रखा है। ये हमारे लिए ही नहीं है, ओनली कश्मीर के लिए टेररिज्म, ये इंटायर वर्ल्ड है, उन सब के लिए ये खराबी है। सिर्फ पाकिस्तान ने ही सबको बिगाड़ा है, सबको ख़राब कर दिया। जहाँ पर भी देखा जाए तो इन्होंने ही स्टार्ट किया ना सर। ये सिर्फ बढ़ाना, अगर इन्होंने अपनी कंट्री पर ध्यान दिया होता, ये अपनी कंट्री की डेवलपमेंट से ज़्यादा टेररिज्म के ऊपर ध्यान देते हैं। ये सिर्फ टेररिज्म को बढ़ावा देते, बस इनको उसके बगैर चैन नहीं आता। कहते हैं हमारा कश्मीर तो ज़्यादा बेहतर है भारतीय कश्मीर से। वो तो पता चलता है, जहाँ पर आटा ना हो, रोड ना हो, तेल ना हो, हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटीज़ ना हो, उनको रावलपिंडी जाना पड़ता है इलाज करने के लिए, कराची जाना पड़ता है टेस्ट करने के लिए। और कश्मीर के लोग कहाँ जाते हैं? हमें तो हर तहसील में, हमें तो हर जगह पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमें तो कहीं ऐसे नहीं जाना पड़ता है। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो नैरेटिव तैयार होता है कश्मीर को लेकर कि वहाँ पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, सरकार काम नहीं कर रही है, और जो तुलना की जाती है, क्योंकि आपने यूएनएचआरसी में पीओजेके और कश्मीर की तुलना की बिल्कुल सर। और बताया कि कैसे जो है हमारा कश्मीर अलग है, राइट सर। एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो उस पर जरा विस्तार से बताइए कि कैसे जो है अलग है पीओजेके और हमारा कश्मीर। सर, हमारे कश्मीर में बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। हमें हर दिन एलजी साहब होते हैं इस पर, इनाग्रेशंस पर अप्रूव होते हैं और बन भी रहे हैं काम। आप देखिए, मुझे लगता है जितना हमारे कश्मीर के उस रेलवे ब्रिज पर ही खर्चा आया, हाँ, उतना सारा पाकिस्तान को 1 साल की बजट होगी पूरी कंट्री की। वो क्या बात करें, हमारे इसमें ये नहीं है। बहुत बड़े काम हो रहे हैं। मैं चेनाब गया हूँ, हाँ सर, उस ब्रिज पे भी गया हूँ। बिल्कुल सर, बहुत ही बड़ा काम हो रहा है। और स्कूल की फैसिलिटीज़ देखो, हॉस्पिटलिटी देखो, और बाकी चीज़ें। उनको तो आटे के लिए तरसते, एक आटे की बूंद के लिए वो तरसता है, एक खाने की निवाले के लिए पीओजेके के लोग तरसते हैं। पाकिस्तान ये बड़ी बड़ी जो बातें करता है, ये तो वो वहाँ के लोगों की बातें हैं। ये पीओजेके के लोग हमें सुना रहे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, ये उनकी फरियाद है। एक चीज और मुझे समझाइए कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, हटने के बाद कश्मीर कैसे बदला है? इसको आप अपना जो आपका निजी अनुभव है मुझे वो बताइएगा कि आप जमीन पर रहती हैं। देखिए, बाकी लोग तो स्टूडियो से या फिर रिपोर्ट्स देख के बात कर सकते हैं, लेकिन आप ऑन ग्राउंड होती हैं, आप लोगों के बीच जाती हैं, उनकी मदद करती हैं। तो कैसे बदला कश्मीर? क्या क्या शिफ्ट हुआ? एक्चुअली आर्टिकल के बाद ये चीज़ रहा है, कश्मीर में नॉर्मल सी जो रही है, कोई इदारा बन नहीं रहा है, स्कूल के इंस्टीट्यूट्स बन नहीं रहे हैं। और दूसरी बात कि जिन बच्चों को उकसाया जाता था पत्थरबाज बनो, आतंकवाद बनो, वो कम हो गया है। तो डेवलपमेंट डे बाय डे आने लगी, और टूरिज़्म के हवाले से जो लोग वहाँ पर अब आते, जो बाहर के भी हमारे बाकी स्टेटों के लोग थे, उनको डराया जाता था अगर आप कश्मीर जाओगे तो। उन्होंने एक खौफ रखा था सबों के दिल में, कश्मीर में कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, जैसे उनको बाप का राज था कश्मीर में। तो ये नहीं सोचा है कभी कि कश्मीर अटूट अंग है हमारे हिंदुस्तान का। तो उसमें अभी बहुत ही बेहतरी ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। इस 2-3 साल से अच्छा खासा टूरिज़्म के हवाले से हमें डेवलपमेंट आई, इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है कश्मीर, कश्मीर वैली। हाँ, बहुत ही ज़्यादा। इवन कि अब्रॉड से भी वहाँ पर टूरिस्ट्स है। G20 जब हुआ तो आप थी वहां पर? बिल्कुल सर। लगा था कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो इतना सक्सेसफुल होगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है इंटायर वर्ल्ड जो G20 हुआ। क्योंकि जब हम यूनाइटेड नेशन में कोई भी वहाँ पर बड़ी हस्ती हमसे मिल रही है,
तारीफ़ें कर रही थी इंडिया की, बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहे थे। तब फ़ील होता था, प्राउड फ़ील होता था कि हम, हाँ, जया शंकर सर के भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें उधर सुनी हैं। और हाँ, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के भी, कि इनकी आइडियोलॉजी को लोग वो डिस्कस कर रहे थे। विदेश मंत्री के बारे में क्या कहा जा रहा था? सर, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी कि इंडिया को इतना अब्रॉड चाहते हैं, सारी कंट्रीज़ इतना इंडिया को चाहती है। जो जब से G20 हुआ है उससे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, बहुत। डॉक्टर जयशंकर के सर के बारे में ना लोग मतलब इतना अच्छा कहते थे, मतलब इतना वो, मुझे एक यूनाइटेड नेशन का वो चीफ जनरल है, जब उनसे बात हुई तो जब उसके मुँह से वो उसके जयशंकर सर के लिए अल्फाज निकल रहे थे, तो मैं अटक गई थी उसको देखकर। मैं सोच रही कहीं ये सपना तो नहीं है मेरा, क्या यहाँ के लोग इतनी तारीफ़ें उसकी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं ज़िक्र में उधर था, जैसे वो लिस्ट से ही हटा दिया गया है। अच्छा। हाँ जी। नहीं, पाकिस्तान अब से पहले वो सीरिया और पैलेस्टाइन की जो तस्वीरें थी वो लेके यूएन में दिखाता था कि कश्मीर में क्या हो रहा है, अगर आपको याद हो तो। हाँ, हाँ, देखा जो मैंने। फेक तस्वीरें हैं। फेक, इनको आदत है वो फेक प्रोपेगेंडा। असल में पाकिस्तान इसलिए आज तक जितना भी वो बाकी कटोरा ले लेके हर कंट्री को चला गया है, वो कश्मीर के बिहाफ पर वो कटोरी लेके जाता था कि मैं कश्मीर में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो वो अब उनका खुलासा, हमने चैप्टर ही उनका बंद कर दिया, क्योंकि हम रियल बेस ग्रास रूट लेवल से तो हम हैं ना, हम उनकी तरह नहीं हैं जो उन्होंने वहाँ पर प्रॉक्सी रखे हैं। कोई इटली, जर्मनी में रह के, लंदन में रह के फिर स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान जाते हैं उधर कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम वी आर कश्मीरी, बट वो रहते कहाँ हैं, उनकी किस जनरेशन से वो वहाँ रह रहे हैं, ये भी तो देखना है ना। तस्लीमा कश्मीरी जाती है अपनी कश्मीर की कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन, फिर आने के बाद और ग्रास रूट लेवल में कश्मीर में काम करती है। तो मुझे बताइए कि कश्मीरी भारत सरकार और भारतीय सेना को लेकर क्या सोचता है? क्योंकि क्योंकि एक ग्रुप है कहता है कि कश्मीर में शांति नहीं है, कश्मीर में बंदूक की नोक पर शांति लाई गई है। सर, वो सेपरेटिज्म जो लोग चाहते हैं ना, ये वही उन्हीं की बातें, उन्हीं की आइडियोलॉजी हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि वो चाहते हैं, वो बोलते हैं जो फैसिलिटीज़ हमें नहीं हुआ कि आजकल रोडों की हवाले से, और हमारे बच्चों को दिक्कत होती थी पहले पढ़ाई के हवाले से, उस तरीके से नहीं। बहुत सारों को बाहर जाना पड़ता था क्योंकि कोई फ्यूचर ही नहीं था ना उधर। हर दफ़े आतंकवादी वहाँ पर मचाते थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्रिएट करते थे। तो कम से कम आज सभी सुकून की नींद से जी रहे हैं और सुकून से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, सपोर्ट्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। तो माशाल्लाह हमारा कश्मीर तो बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत ग्रो। तालिबान को लेकर क्या सोचती हैं आप? वैसे तालिबान से हमें कोई मतलब नहीं है उतना, क्योंकि तालिबान ज़्यादा टांग नहीं अड़ाता है हमारे कश्मीर के हिसाब को लेके। वो अगर करते हैं, उनको अपनी कंट्री है, वो उसके लिए क्या करे, कैसे उठे, कैसे बैठे। मगर जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, ये टांग अड़ाता है, ये बहुत ही नखरे दिखाता है हर मंच पर कि कश्मीर को। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये अपनी कंट्री के बारे में ही ध्यान दे, अगर ये चाहते, अगर ये इस्लाम को हर एक को ये देखना चाहिए। ये बात मेरी हर एक कंट्री के लिए, हर एक बाशिंदे के लिए, हर एक कौम के लिए है कि अगर पाकिस्तान चाहते, वो रिलीजियस कंट्री खुद को कहलाते, हम रिलीजियस के नाम पर है, ये रिलीजियस के नाम पर कंट्री है, तो फिर उधर डिवाइडेशन क्यों है रिलीजन, आपस ही उनको रिलीजियस में। फिर अहमदीज़ शिया को लेके क्यों वो बांट रहे हैं, इनको तो आपस में भी नहीं बनती है ना। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान 100 टुकड़ों में नहीं बटेगा। पाकिस्तान की एक कंट्री को 100 कंट्रीज़ बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि उधर मुझे लगता है फ़िरका उनको अहमदीज़ को अलग देना होगा, शियाओं को अलग, सुन्नी को अलग, सरदारों को अलग, क्रिश्चियनों को अलग, हिंदूज़ को अलग, फिर खुद ब खुद बढ़ गई कंट्री ना। बलूचिस्तान, बलोच सब वो तो है ही सर, 100 टुकड़े तो हो ही जाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि उनको वो नहीं है ना तरीका चलने का। वो तो बस सिर्फ बंदूक के दबाव पर हर एक को जाते, बस आपको भी बात नहीं करनी, आपको भी आवाज़ नहीं उठानी, तो जो आवाज़ बुलंद करते तो उस पर गोली मारते हैं। और ख़ासकर बड़े दिनों पर देखो सर, जो मस्जिदों, जिस घर को हम खुदा का घर कहलाते हैं, खुदा का घर कहते हैं, वहाँ पर जो बखिश्तनी धमाके करते हुए, तो वो कैसे लोग होंगे और उनकी आइडियोलॉजी कैसी होगी, तो कौन उनको लाइक करेगा। हाँ, हाल ही में अभी हमने देखा कि लगातार वही तो दो सर, ये फैक्ट्स, ये तो रियलिटी है ना उनकी, यही तो इनकी रियलिटी है सर।
मुझे लगता है कि फिर आतंकवाद में कहीं धर्म और मज़हब आता नहीं है, क्योंकि वो नहीं सर, किसी को नहीं नहीं सर, छोड़ते। नहीं सर, वो दरिंदा है। नहीं सर, मौत के सौदागर है और दरिंदे और कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोगों की मदद करती हैं जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो अब तक कितने परिवारों की मदद कर चुकी हैं आप? सर देखा जाए तो अब ये मंच पर जो इंसान इस हाथ से दे, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। दूसरा सोचता है इसने मुझ पर एहसान किया है। अगर ये चीज़ें उछाली जाती है ना कि मैंने इसको ये हेल्प की, उसको वो हेल्प की, तो उसको इंटरनली फ़ील होता है कि अगर इसने मुझे हेल्प की थी तो मुझे भी पता नहीं चलना चाहे। तो मैं उनको थर्ड पर्सन के रिलेटेड हेल्प करती हूँ, ताकि इनको कभी वहम गुमान ना हो कि तस्लीमा जी हमारी हेल्प करती है। तो ये तो नहीं चाहती कश्मीर मैं की वहम लड़की, क्योंकि हम आम तौर पर लड़कों की चर्चा सुनते हैं, कश्मीर की लड़की इतना ये इस काम में कैसे आ गई, और क्या एक्चुअली डिफरेंस आप ला रही हैं? मैंने कभी भी खुद को लड़कों से कम नहीं समझा। मुझे जब भी डैडी घर से पुकारते थे, वो मुझे लड़के के नाम से ही कहकर, जैसे लड़के को बुलाते हैं, वो मुझे हमेशा वही। फिर मैं उसको पूछा करती, वो बोला करता था कि आप मेरे लिए लड़का ही हो, लड़की नहीं हो। तो हाँ, मेरा हौसला बुलंद है। मैं इन चीज़ों को ये नहीं सोचती हूँ कि जो काम लड़के को करना चाहिए वो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हुँ। हाँ सर, मुझे अपने नहीं, आप पर हमें आप पे कॉन्फिडेंस है डाउट मेरे नहीं है, को। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तबका है जो ये सवाल करता है कि अरे कश्मीर की लड़की ऐसा काम कैसे कर रही है? हाँ क्यों सर, नहीं कर मुझे सकती? अपने क्यों नहीं कर सकती हूँ सर, मैं खुद को लड़कों से कम नहीं समझती हूँ और मेरे हौसले बुलंद है। आप आतंकवाद को बहुत पास से देखती हैं। इसको खत्म करने का क्या तरीका है? आपको ये लगता है कि कोई तरीका है जैसे जिससे इन आतंकवादियों को मुँहतोड़ जवाब दिया जाए? हाँ सर, जब उनके लिए हम आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे, जब हम उनको टिकने नहीं देंगे अपने उसमें, तो धीरे-धीरे होके ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन जो भी आप जहाँ जाती हैं मदद करने के लिए, वहाँ जो चीज़ें देखती हैं उसके बाद तो रोंगटे खड़े हो जाते होंगे? सर जब मैं कहीं पर जाती हूँ रिसर्च पर, तो मैं सच कहूँ 2-3 दिन मैं मतलब वो सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता, मतलब बहुत मायूसी होती है कि उनके साथ कैसे वो बीता, उनकी स्टोरीज़ बताइए वगैरह। ज़रा विस्तार से बताइए कि जब कभी आप कहीं गई हों और वो बहुत दर्दनाक रहा हो? देखो सर, एक जगह पर मैं जाती हूँ, वो लड़की बयान करती है, औरत, कि अगर हम इनको आतंकवादियों को कभी दरवाज़ा ना भी खोल देते थे, ये तब भी ज़बरदस्ती घुसते थे, या तो दरवाज़ा तोड़कर, या दूसरे दिन तीसरे दिन आके, फिर धीरे-धीरे करके। ये मैं जो पाकिस्तान से टेररिस्ट्स आते हैं उनकी बात कर रही हूँ। उन्होंने हमारे कश्मीर को कैसे बर्बाद किया है। फिर एक उन्हीं लड़कियों को बोलते थे, जिस घर में देखते थे खूबसूरत लड़कियाँ, उनको खाना बनाने के लिए मजबूर करते थे। फिर खाना ही नहीं, फिर उनकी जिस्म के साथ भी वो गलत करते थे, जिनसियात। तो फिर कोई लड़की जब नहीं होती है माइनर, 13, 14, 16 इयर्स की, बट वो ब्राइडल होती है, मतलब सेहत में वो लगती ही होगी 25-26 साल की, तो उन लड़कियों के साथ भी बहुत जुल्म हुआ है। जब वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि हमारे साथ, फिर उनको हम डिस्कस करते, तो आप लोग क्यों नहीं बताते थे किसी को? बोलते थे हम बता देते, हम एक चले जाते कहीं पर छुपने के लिए, हमें कोई सहारा देता, मगर हमें वो रखते थे ये कि आपकी माँ को, बाप को, भाइयों को मार डालेंगे। तो फिर ये चीज़ सोचकर हम सह लेते थे, बर्दाश्त करते थे, मगर उनके अंदर जो मायूसी होती थी, अल्लाह भी उनको नहीं बख्शेगा उन दरिंदों को ना, अल्लाह उनको जहन्नम में डाल देगा। ये जो करते हैं ना बड़े-बड़े दावा कि हम जहाद जहाद कर रहे हैं, अल्लाह उनको जहन्नम में डाल देगा। वो पहले ये चीज़ें देखी, कितनी लखते जिगर, कश्मीर के लखते जिगरों को इन्होंने मौत के नींद सुला दिया, और कितने कब्रिस्तान भरे हैं इन्होंने इनोसेंट लोगों से, कश्मीरियों के। चाहे वो हिंदूज़ है, मुस्लिम्स है, सरदार लोग हैं, पंडित लोग हैं, जो भी है। और सूफ़ीज़्म के कितने लोगों को इन्होंने दफ़न कर दिया है। सूफ़ीज़्म को दफ़न कर दिया, जो ज़ियारतों को मानने वाले थे, कितनी ज़ियारतों को जला दिया है। और जब मैं जाती हूँ स्टोरीज़ पर, जब मैं जाती हूँ रिसर्च पर, फिर ये लेडीज़ सुनाते हैं। और एक जगह सबसे ज़्यादा ये मेरी इलाके का वाक़या है। वहाँ पर पहले बाप को निकालते हैं घर से मारने, उस मकान को घेर लेते हैं लश्कर तैयबा के 10-15 आदमी। फिर वहाँ से निकालते हैं, ये 2005-6 की बात है कि 7 की। फिर निकालते हैं वहाँ पर, पहले उसको
घर के जो मालिक थे उसको मार डालते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ उनको कैंप 3.5 किलोमीटर पर है, तो फायर करने से वो सोचते हैं अगर इसको गोली का शिकार बना दे तो हमें आर्मी जल्दी ना आ जाए या पुलिस जल्दी ना पहुँचे, तो उसको वो सीधे ही गला काट देते हैं। उनकी फैमिली को बंद रखा जाता है कुंडी मारकर। वो देखते हैं शीशों से ये सारा हाल, तो बेटे से बर्दाश्त नहीं होता, वो उनको देखता है और एक को पहचान भी लेता है। उनको वो ऐसे निकाब करके ना पहचान लेता है। तो फिर वो क्या करता है, वो उस बेटे को भी घसीट कर ले जाते हैं और उसकी गर्दन भी अलग कर देते हैं। बाप की एक रोड के एक चढ़ाई के ऊपर बाप की लाश होती है गर्दन अलग करके, रोड से नीचे बेटे की लाश होती है गर्दन अलग करके। क्या ये चीज़ें लोगों को नहीं दिखती है? कि इस चीज़ के लिए अगर हम इंसाफ ना मांगे, आवाज़ बुलंद ना करें, तो हम कौन से मुसलमान हैं फिर? हम पहले इंसान हैं। हमें अपनी पूरी जमहूरियत की बात करनी चाहिए। रोना आता है तब जब इंसान ये स्टोरीज़ देखता है, ये स्टोरी सुनता है। और ऐसी ही दूसरी वाक़या रहा जो मेरे गाँव का है। एक बंदे को ले जाता है जिसको घर में शादी होती थी बेटी की, एंगेजमेंट। उसी दिन फंक्शन होती है, उसको घर से वहाँ ससुराल से मेहमानों को रुखसत, उसकी बेटी के मेहमानों को रुखसत करता है। फिर बहुत अच्छी शख्सियत, नामदार, उसको लेके जाते हैं फिर जंगल में। उसके साथ इतना उसका फेस से वो चमड़ी उतारते, उसकी आंखें निकालते हैं, उसको गन से यहाँ पर वो करते हैं, गन पाउडर से उसको जला देते हैं। मतलब ये चीज़ें। और फिर मेरे गांव में उन्होंने कम से कम 8-10 बंदों को ऐसे मारा है जो ना भूलने वाले हैं। एक और था बंदा जिसको भी ऐसी बेहरमती करके मार दिया गया। और जिस बंदे को लिया है मारने के लिए जंगल, फिर 2 साल के बाद उसी के बेटे को भी घर आके गोलियों का शिकार बना दिया है। और उसी के ख़ानदान में और एक बंदे को कर दिया है। और फिर वहाँ जाके एक वो करता था नजार का काम बेचारा। वो आता है, बहुत ही गरीब है, अपनी फैमिली को, उसको किचन में प्लास्टर का काम चल रहा है, वो प्लास्टर का काम कर रहा था। तो उसकी बीवी को उंगली को गोली लगी थी और उसको भी घसीट कर लेके उन्होंने निशाना बनाया है। और छोटे छोटे 3 बच्चे उसके भी रहे, 2 बेटियां और 1 बेटा। उन्होंने कितने बच्चों को अर्पण बना डाला, कितने बच्चों को। जब इंसान उन बच्चों से मिलता है, बहुत सारे उसमें बच्चे ऐसे जो बेचारे एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, जो जिनके हंसने खेलने के दिन थे, उन्होंने मजदूरी देखी और अपने पेट पालने के लिए खुद खड़े हुए हैं। और जो ये जिन बच्चों, कुछ माएँ ऐसी है जिन्होंने, जिनके पेट में बच्चे पल ही रहे थे 2-4 महीने के, तो उनके हस्बैंड को मार दिया गया। तो जितनी कहानियाँ बता रही हैं वो तो वो कहानियाँ हैं जो आपकी आँखों को नम कर देंगी। अब हालात बदल गए हैं क्या? अब कश्मीर में ये सब कुछ कम हो गया है, खत्म हो गया है? हालात तो इस चीज़ से बदल गई है, कश्मीर में डेवलपमेंट आ रही है अब, लेकिन आतंकवाद अभी बाज नहीं आते। इनकी पॉलिसी बदल गई है। तरीका बदल गया काम हाँ, करने का। तरीका उनका बदल गया। पहले ये सोशल मीडिया पे खुद को वायरल कर रहे थे तो सबको पता चलता था कि नहीं, आतंकवाद बहुत है, अभी भी है, कम हुआ है थोड़ा बहुत मगर है, ख़त्म नहीं हो सकता है, आतंकवाद है। क्योंकि परसों ही उन्होंने हुमायूं भट्ट को कैसे वो घेरा है, उनको, उन 3 ऑफिसर्स को शहीद कर डाला है। और उसको भी अभी बेटा था 40 डेज़ का ही, उसको अर्पण कर डाला। और उसका कसूर क्या था? वो तो अपने देश के लिए लड़ रहा, अपनी कौम की, अपनी बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए लड़ रहा। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग जब आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर देंगे, तो हो ये गए अब, हो गए, खड़े हो गए। आतंकवाद को अब बख्श नहीं देंगे। उनकी कहानी तो बहुत जल्दी क्लोज, उनका चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि ये वहाँ से आके हम पर राज नहीं कर सकते, हमें कमज़ोर नहीं बना सकते, हमें कमज़ोर नहीं कर सकते ये। हमारे हौसले बुलंद हैं, हम अपनी धरती पे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने कौम के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, और हमारा कोई कुछ बिगाड़ने के लिए आएगा तो उसका जवाब हम ईंट का पत्थर से देंगे।
तो मतलब कुल मिलाकर ये जो है कश्मीर में किसी को छोड़ते नहीं हैं, ये इनके निशाने पर सब सर हैं। हर सब भी है, चाहे वो जिस किसी भी मज़हब से रिलेटेड है, हर मज़हब की इनकी नज़र में है। किसी भी को ये बख्शते नहीं है। हमारी जेकेपी को भी उन्होंने कितना ये नुकसान पहुंचाया और कितना उन पर मतलब वहाँ कोई जेकेपी का पुलिस, जैसे मैं यहाँ पर देखती हूँ दिल्ली में कहीं पर भी, मतलब सिक्योरिटी वाला सामने होता है, ये पता नहीं चलता सिक्योरिटी में है। हमारे जवान बेचारे ने, उनको 24 घंटे ऐसे चलना पड़ता अपनी बंदूक को साथ लेके, हमारे जेके पुलिस को, जो वहाँ पर कौम की खिदमत के लिए भी कभी वो थे कि कुछ लोग लड़ाई हो जाती, कुछ हो जाती, हाँ, उनको मेंटेन इसलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ऑर्डर उनको मेंटेन करना था, उनको नहीं जाना था बंदूक लेके, मगर मजबूर है बेचारे, क्या करे। इनको ये दरिंदे जब उनको भी पीठ पीछे आके वार करते, उनको भी नहीं बख्शते हैं। बहुत ये वो कल मतलब हम लोग तो हालांकि कभी आंखों से देखा नहीं उसको, आमतौर पर टीवी और विजुअल्स में ही देखते हैं। ये मुझे बताइए कि 370 के बाद कश्मीर के लोग मोदी सरकार को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या परसेप्शन बदला है? देखा जाए, देखो सर, प्राइम मिनिस्टर साहब की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे एक के कहने से कुछ नहीं होगा, ये तो पूरी दुनिया कहती है। हमें तब प्राउड फील होता है जब पूरी दुनिया उसकी आइडियोलॉजी की तारीफ़ करता है। वो मैटर नहीं करता है कौन किस पार्टी में है, मुझे पार्टियों से मतलब नहीं है, मुझे उस शख्स, वो उससे पहले वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, बाद में उसकी पार्टी को देखेंगे। सबसे पहले हमें उसकी आइडियोलॉजी को देखना है, पूरी दुनिया तो से। लोगों को आइडियोलॉजी पसंद आ रही है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो उसने देश को तरक्की में लाया है, जो उसने यहाँ पर, आप मुझे बताइए इससे पहले क्या एक साथ कोई लाभ पाया है यहाँ पर, इतने कंट्रीज़ों को इकट्ठा करके, वो भी स्पेशली मैं अपनी कश्मीर की बात करूँगी। अच्छा, कश्मीर में G20 जो हुआ। हमारे कश्मीर में जो जीटीओ, हर एक को बोल दिया जाता था उधर हालात ऐसे वैसे, इसने कैसे वहाँ पर माहौल बना दिया, कैसे हालात को कंट्रोल में लाया। और अभी सबको बड़ा डर था कि शायद ये ना हो पाए। सर सब सोच रहे थे पता नहीं G20 हो पाएगा, कि यही नज़र थी। हाँ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई थी। सर उतना भी सिक्योरिटी टाइट नहीं थी जितना लोग कहते हैं ना कि हाँ। सिक्योरिटी टाइट थी, ये तो उस दिन पूरा ओपन था, हाँ। सभी घूम रहे थे। हाँ, ये हर जगह पर होता है जहाँ से वीआईपीज़ को गुजरना होता है, उनके प्रोग्रामों की टाइमिंग होती है, उनको जाम में फंस के ना वो टाइम ना चला जाए। अदरवाइज़ वहाँ बिल्कुल शांति का माहौल था, ऐसा कुछ भी नहीं था ये भी बंद करो वो भी बंद करो, नहीं, दुकानें ओपन थी, सब कुछ ओपन था, बहुत ही अच्छे से चल। आप कह रही हैं तो लोगों को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि लोग कह मतलब होता है आमतौर पे। फैक्ट्स है सर। हाँ। हाँ, ये फैक्ट्स है कि दुनिया भर के लोगों ने देखा है ये। और कश्मीर में उसके बाद मिस वर्ल्ड पहुंची, वहां पर मिस वर्ल्ड होने वाला है अगला, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है, और कश्मीर में सिनेमा घरों की वापसी हुई है। हाँ सर, राइट सर। मैं तो परसों वहाँ पर गई, बहुत बच्चे, उन्होंने ऊपर उसके ऊपर बच्चों के लिए वो चिल्ड्रंस की गेम वगैरह भी लगा दी है, तो उधर इतनी भीड़ होती है ना सर, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है उस टाइम मैं दिल्ली में हूँ शायद मैं कश्मीर में नहीं हूँ, क्योंकि उस तरह से भीड़ लगती है सिनेमा में वहाँ पर लोग। ये तो एक एन्जॉयमेंट है और होना भी चाहे, मतलब उससे पता चलता है, ये जो पिक्चर्स वगैरह होते हैं ये एक एडवाइस होती है, उससे पता चलता है कि नहीं। अब तो शूटिंग भी शुरू हो गई कश्मीर में, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, क्योंकि बीच में आतंकवादियों की वजह से बीच में सब कुछ जो है बंद कर दिया गया था। हाँ सर, हाँ सर, अभी तो बहुत ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग इस 2 साल से चल रही आप जाती हैं फिल्मों की शूटिंग देखने कभी? है। सर उतना टाइम तो नहीं मिलता कि आखिरी बार कभी गई हो? हाँ सर। कभी गई हैं आप? नहीं, एक वेब सीरीज़ वहाँ पर हुई थी, उस टाइम पर थोड़ा-सा उनके साथ गई देखने के लिए। हाँ सर, उस टाइम पर देखा। सिनेमा को लेकर क्या सोचते हैं लोग? बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है जिसको, हाँ, ये नहीं है ना कोई किसी को ज़बरदस्ती सिनेमा में नहीं घुसा रहा है ना, जिसका मन है वो उधर जाए, जिसका नहीं तो ना जाए। तो होना चाहिए हर एक चीज़, ये नहीं है कि हर एक चीज़ की फैसिलिटी मुहैया होनी चाहिए। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती की बात कर ली जाए या फिर तमाम जो नेता हैं, तो वो नेता कश्मीर के विकास को या फिर कश्मीर के विकास को वो रफ्तार क्यों नहीं दे पाए?
क्यों कश्मीर पीछे रह गया? सबको अपनी अपनी आइडियोलॉजी के तौर पर चल रहे हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पर दोषी नहीं ठहराऊंगी, उसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि सभी इस मरहले से गुजर रहे थे। जो आतंकवाद ने अपना वो दहशत और खौफ रखा था हर एक के दिल में, हर एक के दिमाग में, वो सारा आतंकवाद का प्रेशर बना के लेकिन रखा था। लेकिन स्टोन पेल्टर्स पर जो सरकारें और जो पार्टियां नर्म थी, आपने देखा होगा जब महबूबा मुफ्ती वहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो अब देखिए पत्थरबाज है तो उससे तो निपटना वैसे ही पड़ेगा। अब लोग कहते हैं बरगला दिया गया, तो बरगला दिया गया और उसने पत्थर पकड़ लिया तो उसको वो समझाएगी तो सेना अपने हिसाब से ही, पुलिस हिसाब से समझाएगी। अब जो लोग आतंकवाद के रास्ते पर चलते हैं उनको सेना मारने से पहले मौका देती है, कहती है कि अब सरेंडर कर दो। लेकिन जिस तरह से उत्पात मचाया इन लोगों ने, उसको लेकर बहुत सारी पार्टियां सॉफ्ट थी। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उनके फैमिलीज के साथ काम करती हैं, कुछ होता है तो उनके साथ आप उनके दर्द को हमसे ज़्यादा समझती हैं, किसी और से ज़्यादा आप समझती हैं। तो आपको नहीं लगता कि इनसे सख्ती बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि अगर ये आज सख्ती नहीं बरती जाएगी तो आगे जाके ये बड़े आतंकवादी हो जाएंगे। बुरहान वानी को देखा आपने क्या हुआ? बुरहान वानी के को जब सेना ने मारा उसके बाद। एक्चुअली सर ये रहा है कि जो टेररिस्ट अपना दहशत और खौफ वहाँ पर बना रहे थे, जैसे कोई आवाज़ बुलंद करने वाला होता था उसको वो मार डालते थे इतनी बेरहमी से, और मतलब इतनी दहशत की मौत से ना कि खौफनाक पूरी इसको करते थे। आप समझो ये कि जब ये किसी फैमिली में घुसते थे, ऐसे भी रिसर्चेस मेरे रहे हैं जहाँ फैमिली के 5-6 मेंबर बैठे हैं रूम में, उन पूरे 5-6 मेंबरों को गोलियों का शिकार बना डाला। फिर उसमें क्या मैसेज आती है आगे, पूरा इलाके में ये मैसेज आती है कि देखो टेररिस्ट हमें बख्शते नहीं है। हर एक फिर चुप रहता था, वो बात कहने से डर, उसको एक वो डर, क्योंकि उसको पता था मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, शाम को तो ये घर आएंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, तो वो इसलिए बात ही नहीं कर पाता था किसी भी मंच पर या किसी के सामने। अब कश्मीरी सिक्योर फील कर रहा है खुद को? बिल्कुल। अच्छा चलिए एक और सवाल आपसे आखिरी में लेते हैं कि यूएन के मंच से पाकिस्तान के जो अभी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, आपके स्टेट का जिक्र किया, तो पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ता क्यों नहीं है? क्या उसका कश्मीर है क्या ये? पाकिस्तान की मैं तो वैसे उनका नाम ही नहीं लेना चाहती हूँ, अब आप मुझे यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं उनके नाम लेने के लिए। ये तो पूरी दुनिया की, उनकी हिस्ट्री पूरी दुनिया के सामने है। उधर 2 दिन के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, 4 दिन के लिए दूसरा होता है, 5वें दिन तीसरा होता है। वो हमारी कश्मीर की बात क्या करे, वो तो बेटर है कि अपनी कंट्री को ही संभाल पाते, वो इनके लिए काफ़ी था। हमारी कश्मीर के ऊपर वो तब बात कर सकते थे जब उनके बाजू में दम होता, वो तो है नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि वो किसी खाते में उधर नज़र आए थे ये कहते हुए, उनके उस पर किसी ने गौर किया है। सबको पता है ये अपने कटोरे की भरपाई के लिए ये कर रहे हैं, उनको तो कोई है नहीं। हाँ, हम अगर पीओजेके की बात कर रहे हैं, वो हमारा हिस्सा है, हमें है कोई रिलेशन उस चीज़ से, और वो अगर यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं हमारी JNK में तो किस हैसियत से कर रहे हैं? पीओजे के लोग भी तो कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहते हैं, भारत वापस आना चाहते हैं। क्यों नहीं, वो तो बोलते हैं, क्योंकि वो देखते रहते हैं ना, रोज़मर्रा वो देखते हैं कश्मीर में कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हर चीज़। ये तो देखो एक हो गया वो ये कश्मीर, हमारी कश्मीर खुली किताब है। एक हो गया वो हिडनली कोई नहीं देख पाता। मुझे बताए आज से 3-4 साल पहले जिन रोडों से, मैं खुद ड्राइविंग भी करती हूँ, जिन रोडों से गुजरती किया करती थी, वो इतने से हुआ करते थे 12 फीट का रोड, आज वही 34-36 फीट का रोड चलने को मिलता है। हर गली हर कोचे में आप देखो कि टाइल्स से काम। और हमारी श्रीनगर सिटी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से वहाँ पर, अभी मुझे लगता था जब मैं जनीवा में कश्मीर को, अपने श्रीनगर को मिस करती थी तो मैं लेक की तरफ जाया करती थी। सेम टू सेम मुझे लगता था, जो मैं कहूँगी इंडिया का सेकंड स्विट्ज़रलैंड जम्मू एंड कश्मीर है। वो तो है ही सेकंड स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि ये मैंने वहाँ पर रिसर्च किया, देखा, वही पहाड़ियाँ देखने को मिली, वही लेक देखने को मिला, और सेम टू सेम। और आज हमारा डल लेक देखो, आज से 5-6 साल का पहले का भी देखो और आज की डल लेक की भी सूरत देखो कि सूरत हाल क्या है। क्या है सूरत? बताइए एक बार लोगों को। इतनी चेंजेस उसमें ला के दिल अट्रैक्ट हो जाता है। मैं कभी कभी शाम को रोज़ जाया करती थी उस खूबसूरती को देखने के लिए,
जो रात का वहाँ पर वो मंज़र है, चमकती हुई बिजली उस पानी पर जाना और वहाँ से उस उन फ्लेवरों का चलना, मतलब इतना खुश हो जाए। अगर किसी को कितनी भी टेंशन है, वो सारी टेंशन उधर मुझे लगता है हमारा डल एक टेंशन बूस्टर है। अच्छा। हाँ सर। इतना मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, तो शाम को बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। आपको कभी आना चाहिए घूमने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। और देखिए, ये ज़रूरी इसलिए भी है इन मुद्दों पर बात करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि कश्मीर को लेकर एक नैरेटिव है, कश्मीर वैसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है। तो हमने इसीलिए सोचा कि आज आपसे बात की जाए, क्योंकि आपने अभी यूएनएचआरसी में तो कश्मीर की बात की ही है और आप कश्मीर से हैं, कश्मीर के लोगों के लिए काम करती हैं और आपका जो काम है वो सीधे आतंकवादियों के खिलाफ काम है। ऑलवेज टेररिज्म के अगेंस्ट रहेगा, क्योंकि मैं अपनी कौम की, सोसाइटी की बेटरमेंट चाहती हूँ। मैं उनके लिए खिदमत करना चाहती हूँ, कि उनको हौसला देना चाहती हूँ, उनको कुछ मिल सके। खासकर मेरी सबसे ज़्यादा मेरा कश्मीरी कौम एम्पावर्ड हो और उनको बेसिक शिक्षा मिले, उनको एजुकेशन हासिल मिले, ताकि वो फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो कभी ये, मैं उनकी ज़बानी कभी ये ना सुनना पसंद करती हूँ, ना सुनना चाहूँगी कि यहाँ बेरोज़गारी है। वो बाकियों के बोले कि हम आपको रोज़गार देंगे, मुझे इतना वो है। नहीं, और देखिए, बतौर एक लड़की आप उन हज़ारों लाखों लड़कियों के लिए एक आइडियल भी हैं, क्योंकि आप जो कर रही हैं, आप सीधा लोहा ले रही हैं और ये वाक़ई में बहुत सराहनीय काम है। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप इसी तरीके से काम करते रहिए। मैं इसको अपना फ़र्ज़ समझती हूँ सर, कि ये मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे कर्ज़ रह जाएगा मुझ पर। नहीं, आप वाक़ई में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिस तरह से आप सीधा लोहा ले रही हैं, देखिए, अपनी आवाज़ को रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसी कश्मीर में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं, जो इस डर से नहीं बोल पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है खतरे में आ जाएगी। आप यहाँ तो बोलती हैं, यहाँ तो काम कर ही रही हैं। इसके साथ-साथ आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यूएन के मंचों पर जाकर जो आप आईना दिखा रही हैं आतंकियों को, ये वाक़ई में बहुत सराहनीय है और इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और आपने वक़्त दिया, आप हमारे ऑफ़िस आईं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, वेलकम।